दरअसल हमेशा महिलाओं को ये शिकायत होती है, भाभियों को, कि भाई लोग उनका ख्याल नहीं रखते। मैं चूंकि बहुत संजीदा गज़लें कहता हूँ, लेकिन कभी कभी ट्रैक बदल देता हूँ। तो ऐसे तमाम भाइयों के लिए, भाभियों को नज़र ये एक मतला कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और एक तल्ख सच्चाई हमारे समाज की, माशरे की, कि अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। असली में भारतीय समाज में पुरुषों की बड़ी, बेचारे एक अबला जो है उनके साथ हमेशा लगी रहती है, और उस अबला के लिए वो हमेशा तबला बने रहते हैं। वो पिता का साथ देते हैं तो पत्नी नाराज हो जाती है, पत्नी का साथ देते हैं तो पिता रूठ जाते हैं। मैंने दोनों अवस्थाओं को भोगा है। और फिर एक शेर कहा, आपके काम आए तो इसको संजोइए। अर्ज क्या है कि जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। बढ़िया बात है। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूं, समंदर रूठ जाता है। जरा पाने की चाहत में बढ़िया बात है। बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूं, समंदर रूठ जाता है। और गनीमत है नगर वालों, लुटेरों से लुटे हो तुम। हम में से बहुत सारे लोग बहुत छोटे छोटे शहरों से इस महानगर की रोशनी में आए हैं। उनकी सच्चाई, जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूं, समंदर रूठ जाता है। गनीमत है नगर वालों, लुटेरों से लुटे हो तुम। हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। लुटेरों से लुटे हो तुम, हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। ये जो हम सब दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली की तलखियां देखते रहते हैं, पार्लियामेंट से लेकर और जनपद तक। आज कहता हूं कि ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में। ठीक हुआ, आज की व्यवस्था, ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में। वैसे भी तो जंग लगा था पुश्तैनी हथियारों में। वैसे भी तो जंग लगा था पुश्तैनी हथियारों में। और ये शेर के चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। एक ना एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। एक ना एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। और मेरी उम्र तो नहीं है, लेकिन ये आमद का एक शेर हो गया है। बाबूजी यहाँ बैठे हैं, सुरेश जी मंच पर हैं। बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये नसीहत का एक शेर हो गया। अगर आप तक पहुंच जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। एक ना एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है। नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है। सोच समझकर घुलना मिलना अपने रिश्तेदारों में। नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है। सोच समझकर घुलना मिलना अपने रिश्तेदारों में। मैं आपकी प्रिय गज़लें अम्मा और बाबूजी, उनके कुछ शेर पढ़ूं। उसके पहले एक ताज़ा गज़ल है जो आपके सामने पहली बार पढ़ रहा हूँ, और मतलब आप सबको नजर है। आज यूं किया है कि तुम्हारे पास आता हूं तो सांसें भीग जाती हैं। आज कहता हूं कि तुम्हारे पास आता हूं तो सांसें भीग जाती हैं। मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। और ये आप सबकी माओं को नजरिए शेर। अर्ज करता हूं कि मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं।
तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। एक हमारे शास्त्रों में एक कथा मिलती है कि एक दफा ब्रह्म जो थे वो कुछ करने में व्यस्त थे। नारद का वहां से गुजर हुआ। नारद ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो ब्रह्म ने कहा कि मैं अपनी रचना कर रहा हूं। तो नारद बड़े कंफ्यूज हो गए, चले गए चुपचाप। के ब्रह्म ने उत्तर दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, ठीक है भैया अपनी रचना कर। फिर लौटे 3, 4, 6 सदी बाद। फिर देखा ब्रह्म कुछ कर रहे हैं। फिर पूछा आप क्या कर रहे हैं? कि मैं अपनी रचना कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अब तो आप बता ही दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं माँ की रचना कर रहा हूँ। मैं 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ और ये पूरी नारी शक्ति यहाँ बैठी है। एक स्त्री के पास वो शक्ति होती है जो ब्रह्म के पास है, सृष्टि की रचना की शक्ति। सही बात। मैं 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। शेर देखें कि ज़मी की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है। ज़मी की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है। नए पत्तों की आमद से ही शाखें भीग जाती हैं। माँ के लिए इतनी कम तालियां नहीं होनी चाहिए। ज़मी की गोद भरती है, ज़मी की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है। नए पत्तों की आमद से ही शाखें भीग जाती हैं। गजल का एक और शेर के तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है। तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है। तुम्हें जब गुनगुनाता हूं तो रातें भीग जाती हैं। तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है। वाह वाह। तुम्हें जब गुनगुनाता हूं तो रातें भीग जाती हैं। और गजल का आखिरी शेर जो गजल का सबसे खूबसूरत शेर है आपकी सेवा में, अर्ज करता हूं कि तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताजा रहती है। तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताजा रहती है। तेरी रहमत की बारिश से मुरादें भीग जाती हैं। तेरी रहमत की बारिश से मुरादें भीग जाती हैं। अंत में 2 शेर। मैं जिन 2 रचनाओं के लिए आप सबका आशीर्वाद अक्सर मिलता रहता है, श्रद्धेय बलराम जाखड़ जी यहाँ बैठे हैं, उनकी भी प्रिय रचनाएं हैं। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ। आप सब से को आमंत्रित करता हूँ कि एक बहुत भावुक कविताएं हैं दोनों। अर्ज किया है कि धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। और शेर यूं कहा है कि घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधरते देखे। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधरते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधरते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। पंच तत्व हमारे शास्त्रों में उनकी व्याख्या मिलती है। मैंने माँ इस थ्योरी को गलत करने की कोशिश की है, अगर सही हो तो आप अपनी आशीर्वाद दें। अर्ज किया है कि उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। उसने खुद को खोकर
उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा, और सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगारे। ऑल रिलेशंस, सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगारे, झरना, दरिया, झील, समंदर, भीनी सी पुरवाई अम्मा। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधरते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब। बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई। कि कई समस्याओं के निवारण नहीं होते, कई सब है उत्सव की तरह जिए, खुशियां मनाने के कारण नहीं होते, खुशियां मनाने के कारण नहीं होते। और जल्दी हम होली मनाने जा रहे हैं। आपको होली के अपने पिता के लिए क्या सोचती है, सीधे सीधे पिता के महत्व की कविता है, सुनेगा। और 4 पंक्तियां इस कविता की भूमिका में देना चाहूंगी। एक कवि की 4 पंक्तियां है कि हवा में तैरती निश्चल सी वे बातें नहीं अब, हवा में तैरती निश्चल सी वे बातें नहीं अब, मुझे आशीष देने को तेरी बाहें नहीं अब, मुझे ऊंचाइयों पर सारी दुनिया देखती है पर तरक्की देखने को बस तेरी आंखें नहीं अब, तरक्की देखने को बस तेरी आंखें नहीं अब। आदरणीय बलराम जाखड़ जी बैठे हैं। पिता के महत्व पर कविता है, सुनिएगा। कि जो दुखों की बारिश में पिता परिवार के लिए, बच्चों के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण होते हैं। माँ के महत्व को बहुत आसानी से समझा जा सकता है, पर पिता वाकई कहीं माँ की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील होते हैं, जो एक बेटी ही समझ सकती है। सुनेगा कि जो दुखों की बारिश में छतरी बन तनते हैं, जो दुखों की बारिश में छतरी बन तनते हैं, घर के दरवाजे पर नजर बट्टू बन टंगते हैं, समेट लेते हैं सबका अंधियारा भीतर, खुद आंगन में एक दीपक बन जलते हैं। ऐसे होते हैं पिता, एक दीपक बन जलते हैं, ऐसे होते हैं पिता। बेशक बेशक पिता लोरी नहीं सुनाते, माँ की तरह आंसू नहीं बहाते। अरे भैया बेशक पिता लोरी नहीं सुनाते, माँ की तरह आंसू नहीं बहाते, पर दिन भर की थकन के बावजूद रात का पहरा बन जाते हैं, रात का पहरा बन जाते हैं। वीडियो प्लीज, एक मिनट, वीडियो वाले कविता पढ़ी जा रही। और पिता जब निकलते हैं ना सुबह तिनकों की खोज में, किसी के खिलौने, किसी की किताबें, किसी की मिठाई, किसी की दवाई, परवास पर होते हैं घर भर के सपने। पिता कब होते हैं खुद के अपने, पिता कब होते हैं। और जब सांझ ढले लौटते हैं घर को, माँ की चूड़ियां खनकती है, नन्ही गुड़िया चहकती है, सबके सपने साकार होते हैं। पिता उस समय अवतार होते हैं। जवान बेटियां बदनाम होने से डरती है, हर गलती पर आंखों की मार पड़ती है। दरअसल भय, हया, संस्कार का बोलबाला है पिता, मोहल्ले भर की जुबा का ताला है पिता। हया संस्कार का बोलबाला है पिता, मोहल्ले भर की जुबां का ताला है पिता। हाँ सच है, हाँ सच है, माँ संवेदना है पिता का था, माँ संवेदना है पिता का था, माँ आंसू है पिता व्यथा, माँ प्यार है पिता संस्कार, माँ दुलार है पिता व्यवहार। दरअसल पिता वो है जो माँ नहीं है। दरअसल पिता वो है जो माँ नहीं है। माँ जमीन पिता आसमां, यह बात कितनी सही है, यह बात कितनी सही है। पिता बच्चों की तुतलाती आवाज में भी एक सुरक्षित भविष्य है।
पिता बच्चों की तुतलाती आवाज में भी एक सुरक्षित भविष्य है, जिनके कंधों पर बच्चों का बचपन होता है, जिनकी जेब में खिलौनों का धन होता है, जिनकी बाजुओं से ताकत मिलती है, जिनके पैसों से हिम्मत जुटती है, जिनकी परंपराओं से वंश चलता है। पिता न हो तो क्या बच्चों को सहजता से नाम मिलता है? तो क्या बच्चों को सहजता से नाम मिलता है? हाँ, पिता वो हिमालय है जो घर की सुरक्षा के लिए सिर उठा सीना तान कर तना होता है। पिता न हो तो घर कितना अनमना होता है। पिता न हो तो घर कितना अनमना होता है। कविता के अंत में 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। जब हम काम पर जाते हैं या किसी भी शुभ काम को करते हैं तो पिता का आशीर्वाद लेकर जाते हैं, और दुर्भाग्य से जिनके पिता नहीं होते वे भी उनकी तस्वीर के आगे उनका आशीर्वाद लेकर जाते हैं। तब ये पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनेगा। हाँ, पिता हो तो घर स्वर्ग होता है। पिता हो तो घर स्वर्ग होता है। पिता न हो तो उनकी स्मृतियां भी अपना फर्ज निभाती हैं। पिता की तो तस्वीर से भी दुआएं आती है। पिता की तो तस्वीर से भी दुआएं आती है। आप लोग बहुत मन से यहाँ कविता सुन रहे हैं। सभी को एक संयुक्त परिवार के महत्व पर मैं कविता सुना रही हूँ। आज दिल्ली में मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो बाहर से आए हुए हैं अपने संयुक्त परिवार को छोड़कर कामकाज के खातिर दिल्ली में बसे हुए हैं। न्यूक्लियर फैमिली है और फिर भी संयुक्त परिवार का, जॉइंट फैमिली का एक अलग ही महत्व है और उसकी याद आज भी बनी होती है। बेशक कामकाज की मजबूरी के कारण हमें यहाँ या बड़े बड़े शहरों में लोगों को रहना पड़ता है, पर यह सच है कि उस भरे पूरे उस संयुक्त परिवार की याद हमेशा बनी रहती है। उसी परिवार को याद करते हुए मैंने एक कविता लिखी है जो कि संयुक्त परिवार के महत्व पर है। सुनिएगा कि ऊपर से हरा भीतर से लाल, ऊपर से हरा भीतर से लाल, मीठा बेमिसाल एक तरबूज छोटा सा, मैं भी तुलवा लाई पार्क के बाहर खड़े तरबूज वाले से। ऊपर से हरा भीतर से लाल, मीठा बेमिसाल एक तरबूज छोटा सा, मैं भी तुलवा लाई पार्क के बाहर खड़े तरबूज वाले से। वहाँ छोटे छोटे तरबूज ही बिक रहे थे। शहर बड़ा था पर परिवार बहुत छोटे दिख रहे थे। शहर बड़ा था पर परिवार बहुत छोटे दिख रहे थे। बड़े तरबूज बिकने को आतुर थे, कुछ भूली बिसरी यादों से व्याकुल थे, पर वे लोग जो खरीद रहे थे तरबूज बटे हुए थे जायदाद की तरह, इसलिए अधूरे थे। पूरे बड़े तरबूज का क्या करते? पर वे लोग जो खरीद रहे थे तरबूज बटे हुए थे जायदाद की तरह, इसलिए अधूरे थे। पूरे बड़े तरबूज का क्या करते? तरबूज वाला बेच नहीं पा रहा था बड़े तरबूज आसानी से। तरबूज वाला बेच नहीं पा रहा था बड़े तरबूज आसानी से, क्योंकि भारी तरबूज उठाने वाले मजबूत हाथ अब माँ बाप के साथ नहीं डॉलर के हाथ हो गए थे। और जो साथ थे, क्योंकि भारी तरबूज उठाने वाले मजबूत हाथ अब माँ बाप के साथ नहीं डॉलर के हाथ हो गए थे। और जो साथ थे उन्हें तरबूज खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए बड़े बड़े शहर में छोटे छोटे तरबूज रिवाज की तरह उपज रहे थे और बड़े तरबूज मन ही मन किलस रहे थे, मन ही मन किलस रहे थे। अंततः घर आकर जब काटने लगी मैं अपना छोटा सा तरबूज, तो मेरे गांव के घर का वो बड़ा तरबूज मुझे मुंह चिढ़ाने लगा, जिसे बांट कर खाते थे हम सब प्यार में, परिवार में। आज बटकर खा रहे हैं, बटकर खा रहे हैं, बटकर खा रहे हैं। वो हरियाणा वालों को अच्छी तरह जानते हैं। अब इन्होंने इतनी अच्छी कविता पिता पे सुनाई, इनके पिता ऐसे हैं तो लिख दी। हमें पता है ना कि हमारा बाप कैसा है।
हरियाणा में तो बाप बेटे की संबंध भी हास्य रस में ही है। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल लूं। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया, तो बोले कैसे पता लगा बापू सो गए है जाग गए है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बढ़ाई, बोले राम प्रसाद सो गए है जाग गए है? बोले जागू हूं। बोले जाग गए तो खोल दे। आलोक भाई ने बहुत बढ़िया बढ़िया गजलें पढ़ी, तरबूज के माध्यम से क्या चिंतन परक कविता सुनाई। विनय विश्वास जी ने बहुत चिंतन परक कविताएं सुनाई। अब मेरे से आप ऐसी उम्मीद न रखें। हरियाणा का आदमी को ज्ञान ध्यान की बात कर नहीं सकता। हरियाणा का आदमी ना ज्ञान लेता ना देता। एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से ज्ञान लेना बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया वो आजकल के आलतू फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा क्या? आजकल तो कोई भी टीवी चैनल खोल लो, कोई ना कोई बाबा ज्ञान देता मिलता है। अच्छा, जिसे टीवी पे मौका नहीं मिलता हो बाहर ढूंढता फिर है। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाए आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिया का फूंक। बोले बाबा ये बताइए ज्योति गई कहां? वो आजकल हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ। बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ। वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पढ़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त है। बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। सिखा लो इन्हें योग। दरअसल ये आजकल के बच्चे साहब टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे, बल्कि मैं तो कहता हूं 1990 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे। इनसे बहस कर ही नहीं सकते। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला जिसे सुनाई नहीं देता उसे तो कुछ भी कहो। अच्छा, ये हरियाणा के बाप बेटे का संवाद हो सकता है जी। वो बाप ने बेटे से पूछा भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला जी हमारा जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। बोला जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोले तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। अरे बोले वही तो बता रहा हूं, तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? हरियाणा में ये वृद्धाश्रम की भी समस्या नहीं मिलेगी आपको। आप हरियाणा में काम कर रहे हो जी, हाँ ये वृद्धाश्रम की समस्या नहीं है। हरियाणा में अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ के आने वाला है तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़ दे। बोले जमा कर लो इसने मेरा ना आयो। तो हमारी संस्कृति थोड़ी सी अलग है। दरअसल क्या हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है, इसलिए हास्य रस में रहता है। हास्य के लिए थोड़ी फुर्सत की जरूरत है। वो एक ने रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। इतनी फुर्सत जरूरी है।
और जहां तक प्रेम की बात है तो हरियाणा में तो हम तो प्रेम भी लिख नहीं सकते, आगे तो कोई भी नहीं लिख सकेगा जी। सौंदर्य वर्णन अब आपको सुनने को नहीं मिलेगा। पहले बड़ा नक्शिक वर्णन करते थे कवि, अब करके दिखाएं, घूरने के आरोप में बंद हो जाएंगे। अब ये काम खत्म हो गया। अब श्रृंगार रस तो बहुत ही मुश्किल में आ गया। अब तो कवित्रियां पुरुषों के सौंदर्य पे ही लिखेंगे। ये इनको घूरने का अधिकार है। अब हमारे दिन फिरने वाले हैं। अच्छा, हरियाणा में तो प्यार भी जो है वो ब्याह के बाद ही होता है। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। तो हमारे हरियाणा में तो प्रेम बड़ा मुश्किल है। वो एक लड़के ने एक लड़की से कहा, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूं। तो लड़की बोली, ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला, ऐसा है तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव हरियाणा में संभव है। वो एक लड़के ने एक लड़की से कह दिया आई लव यू। लड़की ने मारा खींच के थप्पड़। बोले फिर से कहिए। बोले जब सुना ही नहीं था तो मारा क्यों? हमारा प्रेम बिल्कुल अलग है जी, अलग तरह का मामला। वो का नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। वहां उसने देखा लुगाई बड़ी सुथरी, क्या बोले लड्डू खावेगी? देखो ये प्रैक्टिकल बात, अगला जो ला सकता वही पूछ रहा है। मैं उसे पता है ब्याह का घर है, हाँ वर्दी नीचे जाके ले आऊंगा। लड्डू खावेगी, बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी, जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ने उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। वो मेरे एक दोस्त हैं प्रहलाद जी, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया। तो अपहरणकर्ता ने पत्नी की एक उंगली काट के साथ में चिट्ठी भेज दी। बोले 50 लाख रुपए भिजवा दो वरना डैश डैश डैश। मेरे मित्र ने वापस चिट्ठी लिखी, बोले उंगली किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेज मुंडी। हमारा प्रेम भी बिल्कुल अलग तरह का है। वो एक ने अपने दोस्त को फोन किया, बोले यार शिमला जा रहा हूं, पत्नी को साथ लेके जा रहा हूं और सोच रहा हूं जाते हुए उसे किसी खाई में धक्का दे दूं। तो दोस्त बोला यार मेरी वाली भी ले जा। बोले ले तो जाऊंगा, अगर बुरा नहीं माने तो उसे वापसी में धक्का दे दूं। और ये प्रेम मनुष्यों का क्या, पशु पक्षियों तक का हमारे यहाँ ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जिसने तोती पाली। हाँ दुनिया तोता पाते हो, तोती पाली। 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा उसने देखा बकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा हूं, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। हमारे यहाँ तो पूजा पाठ भी क्या निकलेगा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम कितने धार्मिक है हमें पता है। जब हम मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखता है और जूते भी। बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा।
हरियाणा का धार्मिक मामला ही बिल्कुल अलग है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण हो रहा था, तो एक ने कहा मरण हो रहा, अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लूं? 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना बोलेगा। दरअसल बड़ा मस्त प्रदेश है। मैं भी घड़ी नहीं पहनता महेंद्र की तरह, अब पीछे कैलेंडर भी नहीं है आज तो। अच्छा, हरियाणा में काम वही कर सकता जो हरियाणा का हो। जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का जाके वहां डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बताओगा। बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुआं सा उठा है, अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है। अच्छा, मरीज भी ऐसी हैं जी, वो एक गांव में एक महिला के पेट में दर्द हो गया, तो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा भाई शहर जाकर ना अपने इसका फोटो खिंचवा ले दर्द का, एक्सरे के लिए। अब क्या बेचारा समझाओ, दर्द का फोटो खिंचवा ले तो पता लगेगा क्यों दर्द है। शहर में आई, वो डॉक्टर के पास पहुंची, बहुत दर्द है। डॉक्टर बोला पहले सुई लगाओ। बोले ना सुई नहीं लगाओ, दर्द चला जाएगा तो फोटो किसका होगा। फिर जी उसका फोटो एक्सरे हुआ, एक्सरे में पता लगा पथरी है। तो उन्हें दिखाया, बोले देखो ये पथरी आई है, फोटो में देख लो आप, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अपने कसम से बोली, बोला देख जा है, ये तेरे जमीन जायदाद बिकवा देगा और कुछ नहीं, मेरे को भी चीर फाड़ देगा। जब पथरी फोटो में आ गई तो अंदर क्या रह गया। ऐसों का इलाज बहुत मुश्किल है। दरअसल क्या, हरियाणा में तो हम एक पीस पैदा करते हैं, वही कमाल करते हैं। जैसे अब सुरेंद्र शर्मा जी पीस, हास्य में इनसे बड़ा पीस कौन सा है बताओ। और इस बार तो इन्हें पद्मश्री से विभूषित किया गया। मैं चाहूंगा एक बार सम्मान। और ये सम्मान हम हास्य कवियों को लगता है कि जैसे हमारा ही सम्मान है, बस हमें अपने आप पद्मश्री मिल गई, उन्हें मिलते। सुरेंद्र जी हरियाणा के एक ही अलग पीस है। एक पीस हम रामदेव लेके आए, पूरी दुनिया सांस लेना सीख गई। एक वो हम लाए मल्लिका शेरावत, पूरी दुनिया की सांस बंद हो गई। एक वो हमारा प्रिंस गिरा था, वो 60 फुट गहरे गड्ढे, क्या ऊंचाइयां प्राप्त की उसने। गड्ढे में गिर के ऊंचाई हरियाणा का ही बालक प्राप्त कर सकता है। अच्छा, उसके बाद तो फैशन हो गया, जहां गड्ढा दिखे बच्चे गिरने शुरू हो गए। लेकिन वो बात कोई नहीं लेके आया जो प्रिंस लेके आया। और एक फिर हमारी कल्पना चावला, जब वो अंतरिक्ष में गई और जो ऊंचाइयां उसने प्राप्त की। इस बार भी ओलंपिक में हम 6 पदक जीत के लाए, उसमें से 4 अकेला हरियाणा जीत के लाया। अलग तरह का ही मामला। रामदेव जी का जिक्र चला है तो एक छोटी सी कविता सुनाकर मैं अपना स्थान दूंगा। सभी कवि नेताओं पर व्यंग कस के थक चुके थे और नेता भी हमसे बुरी तरह पक चुके थे। ऐसे में 2 चेहरे सामने आए हमारे, एक बाबा रामदेव, एक अन्ना हजारे। छोड़ो काशी की काबा की, पहले बकरते रामदेव बाबा की। सरकार और बाबा की वीरता के सीन दिखे सारे जहान में। पिछले साल 4 जून को जो हुआ था, दोनों ही पक्षों की वीरता थी जी उसमें। सरकार और बाबा की वीरता के सीन दिखे सारे जहां में, जो कुछ ना रामदेव जिंदाबाद। बाबा ने जनता का आदेश सर माथे लिया, जो सुना वही किया, जो सुना वही किया। उस दिन अच्छे भागे बाबा सलवार में, आज खुद क्रीम पाउडर लेकर खड़े हैं सुंदर के बाजार। अब बात करते हैं अन्ना की, जो बन सबसे खास। अच्छा आदरणीय जाखड़ जी, आपको तो पता ही होगा आज कांग्रेसियों का प्रिय फल कौन सा है? अन्नानास। आखिरकार भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरी भर कौन रहा है? जब अन्ना टीम के साथ देश के 125 करोड़ लोग हैं तो समझ नहीं आता है भ्रष्टाचार कर कौन रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह।
और ये खत्म कैसे होगा मैं ही बता सकता हूं जी। आप सरकार ने बताया लोकपाल कैसे जोगपाल के जादू में खो सकता है। सरकार ने बताया लोकपाल कैसे जोगपाल के जादू में खो सकता है। मुझे लगता है इस देश में भ्रष्टाचार भी कुछ ले दे के ही खत्म हो सकता है। कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी तालियों में वो वजन होगा कि होली बहुत करीब है, दस्तक दे रही है। और मेरा दावा है कि अगर आपके अंदर वो ऊर्जा होगी, वो जोश होगा, तो होली अभी और इसी वक्त यहीं पर हर किसी के दिल में मन जाएगी। होली के रंग तो बाहर के रंग तो सीमित हैं, लेकिन मन के रंग हजारों हजार हैं। साल में होली का त्योहार एक बार आता है, लेकिन अगर मन में हजारों हजार रंग बिखरे हों तो होली तो किसी भी पल मन सकती है। तो आपके भीतर की जो किसी भी पल मन सकती है और मनती है, उस होली को दावत देती हूँ। और बिना किसी भूमिका के वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए वो गीत सीधे सीधे आप तक पहुंचाती हूँ। और उम्मीद है कि जिनके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं, मेरी एक एक पे नजर है, वो लोग अपने हाथ खोल कर बैठेंगे। मेरा इशारा आप बखूबी समझ रहे होंगे, सुनिएगा। ये फागुन की रुत आई है, गीत गाती पुरवाई है, घड़ी सबके मन भाई है, निराली मस्ती छाई है। मैंने चूनर होली के रंग में रंगवाई है, रंगीली होली आई है, सभी को बहुत बधाई है। ये फागुन की रुत आई है, गीत गाती पुरवाई है, घड़ी सबके मन भाई है, निराली मस्ती छाई है। मैंने चूनर होली के रंग में रंगवाई है, रंगीली होली आई है, सभी को बहुत बधाई है, रंगीली होली आई है। और मैंने बहुत सारे विषयों पर रिसर्च की है, और ऐसे ऐसे विषयों पर कि मेरा दावा है कि जाखड़ साहब उन विषयों पर रिसर्च कभी किसी ने नहीं की होगी। मसलन वो विषय आप तक पहुंचाती हूं, और उम्मीद है कि एक एक व्यक्ति मेरी बात से सहमत हुए बिना रह नहीं सकता। सुनिएगा। न डाले बीबी रंग में भंग, आज के दिन वो करे न तंग। न डाले बीबी रंग में भंग, आज के दिन वो करे न तंग। हिलोरे मारे नई उमंग बजाएं, जीजा ढोल मिला मिला बजाएं। एक मिनट, कहीं से मोबाइल, प्लीज आप अपना मोबाइल साइलेंट पर कर लीजिएगा। सुनिएगा एक बार फिर से, आप जरा जोरदार तालियां बजा लीजिएगा। न डाले बीबी रंग में भंग, आज के दिन वो करे न तंग। हिलोरे मारे नई उमंग बजाएं, जीजा ढोल मृदंग मिला है साली जी का संग। न डाले बीबी रंग में भंग, आज के दिन वो करे न तंग। हिलोरे मारे नई उमंग बजाएं, जीजा ढोल मृदंग मिला है साली जी का संग। कि जीजा की बन आई है, कि जीजा की बन आई है। शॉपिंग गई लुगाई, साली घर में आई है। रंगीली होली आई है, सभी को बहुत बधाई है। रंगीली होली आई है। और एक खास मंद आप तक पहुंचा रही हूं कि हमारे यहाँ जेठ जी की कारुणिक और मार्मिक दशा का बखान तुलसीदास और कालिदास तक नहीं कर पाए, मैंने किया है। होली वाले दिन जेठ एक ऐसा करुण पात्र होता है जिसकी तकलीफ बयान करते नहीं बनती। देखिएगा बेचारे जेठ जी पर क्या क्या गुजरती है। घर में सारे लोग होली मना रहे हैं। यहाँ खुशकिस्मती से बहुत से जेठ जी जरूर
मौजूद होंगे, उन सभी जेठजियों को बड़े सम्मान से ये बंद समर्पित करें। सुनिए। ननद जी मन ही मन उबले, उधर देवरानी खूब जले। पूरी मस्ती से आप लोग सुने। ननद जी मन ही मन उबले, उधर देवरानी खूब जले, हाथ देवर जी के मचले, दूरियां पल भर में पिघले, गाल से गाल पे रंग मले। ननद जी मन ही मन उबले, उधर देवरानी खूब जले, हाथ देवर जी के मचले, दूरियां पल भर में पिघले, गाल से गाल पे रंग मले। कि मिलकर धूम मचाई है, कि मिलकर धूम मचाई है, देख जेठ जी ने असुवन की झड़ी लगाई है। रंगीली होली आई है, सभी को बहुत बधाई है, रंगीली होली आई है। और होली वाले दिन पूरे राजनीतिक क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा कोई होली की मस्ती लेता है तो वो लालू जी लेते हैं। जब वो रेल मंत्री थे, उनके यहाँ सारे टीवी चैनल्स मौजूद होते थे और हम लोग भी हमेशा बुलाए जाते थे। तो लालू जी पर और राबड़ी जी पर एक बहुत प्यारा संबंध आपकी नजर कर रही हूँ। जाखड़ साहब खास तौर से आनंदित होंगे। हुए हैं सारे मस्त मलंग मचा जब होली का हुड़दंग। ये हुड़दंग वाली तालियां बिल्कुल नहीं। हुए हैं सारे मस्त मलंग मचा जब होली का हुड़दंग, चकाचक चढ़ा भंग का रंग, देख कर सभी रह गए दंग, कि लालू हो गए पूरे यंग। हुए हैं सारे मस्त मलंग मचा जब होली का हुड़दंग, चकाचक चढ़ा भंग का रंग, देख कर सभी रह गए दंग, कि लालू हो गए पूरे यंग। देख राबड़ी लजाई है, देख राबड़ी लजाई है, लगता लालू ने यौवन की गोली खाई है। रंगीली होली आई है, सभी को बहुत बधाई है, रंगीली होली आई है। और गीत का आखिरी बंद खास तौर से आपकी नजर कर रही हूँ कि हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन क्या कमाल कर लिया। सारी होलियां उनकी कैसी बीती हैं। मैं चाहूंगी कि आपकी तालियों में इतना वजन हो कि उनकी आवाज अटल जी तक जाए, और वो तालियां आप यकीन मानिए उनके घावों पर मरहम का काम करेंगे। तो हम और आप उनके सारे लोग दुख में किस कदर दुखी हैं, ये बात उनको पता चले। गीत का आखिरी बंद आपकी नजर कर सुनिएगा। देख होली की खुशहाली, कुमारे पन को देंगाली। देख होली की खुशहाली, कुमारे पन को देंगाली। छूट गई चेन्नई वाली, रूठ गई कोलकाता वाली, लगे जीवन खाली खाली, कि मनवा सुना बिन साली। देख होली की खुशहाली, कुमारे पन को देंगाली। छूट गई चेन्नई वाली, रूठ गई कोलकाता वाली, लगे जीवन खाली खाली, कि मनवा सुना बिन साली। और इन दो लाइनों पर तो आपकी तालियां महोत्सव मना लें। हाय क्या